तो खिलजी और तुगलक को किस किस चीज से जूझना पड़ा था? पावर स्ट्रगल, भूखे इन्वेडर्स और हाँ, कुछ एपिक पैसे वाले फेल भी। चलो सबसे पहले खिलजिस की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को मंगोल इन्वेजन से निपटना पड़ा, मतलब अचानक वाले पॉप क्विज। पर यहाँ तलवारें बहुत ज्यादा थी। ऊपर से उसके कुछ गवर्नर्स ऐसे थे जैसे अपनी अलग स्कूल खोलना चाहते हो। रूल्स मानने का बिल्कुल मूड नहीं था। और खाने पीने की प्राइसेस एकदम ऊपर चली गई, तो खिलजी ने तो डिस्काउंट डेज टाइप चीज शुरू कर दी ताकि सबको खाना मिल सके। अब आते हैं तुगलक्स पे। मोहम्मद बिन तुगलक के सपने बड़े थे, जैसे कैपिटल सिटी ही शिफ्ट कर देना। लेकिन ये आइडिया उतना ही बुरी तरह फेल हुआ जितना कोई टिकटॉक चैलेंज फेल हो जाता है। उसके नए कॉइन्स ने लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। मतलब मोनोपोली मनी वाली वाइब आ गई थी और लोग उसके वाइल्ड एक्सपेरिमेंट्स पर भरोसा ही नहीं करते थे। मोरल क्या है? उस टाइम पर राजा बनना था मेसी, ट्रिकी और सच में थोड़ा फनी भी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में, उनके एक्सपेंशंस के बारे में और क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे थे उस वक्त दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, उन सभी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर चलते हैं, द दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशंस, एक्सपेंशन एंड चैलेंजेस। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में मैं पार्ट 4 में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, 90% पोर्शंस को कवर कर चुका हूँ। आज उसी को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर और कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। एक्सपेंशंस के बारे में मैं बता चुका हूँ। आज हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे इनको क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे थे उस वक़्त। ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। देखिए होता क्या है, अगर आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए, वेट 1 मिनट, अगर आप दिल्ली पर रूल कर रहे हैं, राइट? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, दिल्ली पर रूल कर रहे हैं, राइट? अब जब आप दिल्ली पे रूल कर रहे हैं और अपने एरिया को बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, ठीक है? पहले तो आप सिर्फ दिल्ली पर रूल कर रहे थे, राइट? अब क्या कर रहे हैं ना, आप अपने एरिया को हर जगह फैला रहे हैं, ठीक है? हर जगह फैला दिए हैं आप अपने एरिया को। मतलब बहुत ज़्यादा एरिया को क्या कर चुके हैं, वास्ट कर चुके हैं, एक्सपैंड कर चुके हैं। पहले तो यहाँ देखिएगा थोड़ा-सा ध्यान से, पहले तो आप ये एरिया पे सिर्फ रूल कर रहे थे, ये एरिया आपके अंडर में था, सिर्फ इतना। तो इस एरिया को कंट्रोल करना बहुत ईज़ी था कि नहीं? बहुत ईज़ी था। पर अब आप देखिए, ये पूरे एरिया को आप क्या किए हैं, बहुत सारे एरिया पे आप क्या किए हैं, कब्ज़ा किए हैं और अपना एक्सपेंशंस कर चुके हैं बहुत वास्ट एरिया में। अब मुझे बताइए, ये जिस एरिया को आपने एक्सपैंड किया है, इतना बड़ा एरिया को, क्या इसे चलाना ईज़ी होगा? हाँ या ना? मेरे ख़्याल से नो, राइट? इसे चलाना ईज़ी नहीं होगा। इसलिए दिल्ली सल्तनत को और दिल्ली सुल्तान्स को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। स्वाभाविक बात है ना कि अगर आप सिर्फ एक जगह रूल कर रहे हैं तो उसे कंट्रोल करना बहुत ईज़ी होगा, आपके सामने उतना ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आएगा। लेकिन आप अपने एरिया को बहुत वास्ट कर चुके हैं, एक्सपैंड कर चुके हैं, फैला चुके हैं, तो उसे अब कंट्रोल करना और ईज़ी नहीं होगा। बहुत सारे चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा, राइट? तो वही हुआ दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सुल्तान के साथ। अपने एरिया को तो एक्सपैंड कर लिए हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है उनको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम, ये टॉपिक है द एकता सिस्टम, मिलिट्री गवर्नेंस एंड रेवेन्यू कलेक्शंस। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ पर है एक आपका है एकता, राइट? तो ये एकता है क्या? सबसे पहले तो एकता को समझना होगा ना कि एकता है क्या। तो थोड़ा सा एकता को समझने की कोशिश करिएगा। अगर एकता की बात करें तो एकता क्या होता है? एकता होता है कि जब आप मिलिट्री कमांडर्स को, ध्यान से सुन लीजिएगा, काहे, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं यहाँ से। कमांडर्स को, मिलिट्री कमांडर्स को आप जब लैंड ग्रांट कर रहे हैं या लैंड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? मिलिट्री कमांडर को आप क्या दे रहे हैं? लैंड दे रहे हैं। तो वो लैंड को क्या कहा जाएगा? एकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकता कहा जाता है, राइट? और ये एकता का कंसेप्ट सबसे ज़्यादा किस टाइम था? खिलजी के टाइम पर था और तुगलक के टाइम पर था। किसके टाइम पर? खिलजी और तुगलक के टाइम पर। तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है कि एकता का कंसेप्ट किसके टाइम पर था? तो खिलजी और तुगलक के टाइम पर। एकता किसे कहते हैं? मिलिट्री कमांडर्स को जो लैंड दिया जाता था उसी को क्या कहते हैं? एकता कहते हैं। आ गया बात समझ में? ठीक है। अब एक मुझे यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एकता किसे कहते हैं। अब एकतादार क्या है और एक चीज़ है मुक्ति क्या है, राइट? ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा।
देखिए, लैंड ग्रांट हम किसे दे रहे हैं? मिलिट्री कमांडर्स को, या लैंड किसे दे रहे हैं? मिलिट्री को दे रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं? इक्ता कह रहे हैं ना। अब इस इक्ता पे किसका कंट्रोल रहेगा? मिलिट्री कमांडर का कंट्रोल रहेगा ना। लैंड होल्डर अब कौन है? मिलिट्री कमांडर है ना, तो इसी लैंड होल्डर को क्या कहते हैं? इक्तादार कहते हैं, राइट? आ रहा है बात समझ में? या इसी इक्तादार को क्या कहते हैं? मुक्ति कहते हैं, राइट? तो पढ़िएगा, द दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तान्स इंक्लूडिंग द खिलजीज एंड तुगलक मोनार्क्स ग्रांटेड टेरिटरी ऑफ द वेरिंग साइजेस नोन एज इक्ता। आप किसको दे रहे हैं? इक्ता टू देयर मिलिट्री कमांडर। आप मिलिट्री कमांडर को क्या दे रहे हैं? लैंड दे रहे हैं, टेरिटरीज दे रहे हैं, राइट? उसी को क्या बोला जा रहा है? इक्ता। और जो उस लैंड का होल्डर है या मालिक है, उसे क्या कहा जा रहा है? इक्तादार या मुक्तिज कहा जा रहा है। आ रहा है बात समझ में? दिस सिस्टम वाज द सेंट्रल टू द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव डिसेंट्रलाइज कंट्रोल वाइल द मेंटेनिंग मिलिट्री ओवरसाइट। आया बात समझ में? इसका मतलब ये क्लियर है कि लैंड ग्रांट का सिस्टम उस वक्त था कि नहीं? लैंड ग्रांट का सिस्टम उस वक्त था। उस लैंड ग्रांट को जो मिलिट्री को आप दे रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं आप? इक्ता बोल रहे हैं। क्लियर है? इक्ता। सेकंड, इक्तादार। इक्तादार क्लियर है, या मुक्तिज क्लियर है, राइट? यहाँ तक समझ में आया? अब आगे चलिए। अब देखिए क्या कर रहा है? ड्यूटीज एंड कंपनसेशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए पढ़िएगा, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द मुक्तिज कौन है? लैंड होल्डर, जो लैंड का मालिक है या इक्ता का मालिक है। वाज लीड मिलिट्री कैंपियंस। अब इसे लैंड फ्री में थोड़ी दिया होंगे, लैंड तो फ्री में नहीं ना कोई देगा। या जो खिलजी या तुगलक होंगे अपने मिलिट्री कमांडर्स को लैंड दे रहे हैं, तो इससे कुछ तो लेंगे ना। तो इनका क्या रोल था ना? इनका ड्यूटी था कि मिलिट्री कैंपियन करेंगे, मिलिट्री कैंपियंस को लीड करेंगे, राइट? और क्या करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। अब बात आया कि किसके लॉ एंड ऑर्डर को? तो इक्ताज का। जो लैंड उनको मिला था, जो इक्ता उनको मिला था मिलिट्री कमांडर को, वो अपने लैंड का मालिक है, अपने इक्ता का मालिक है। तो जब अपने इक्ता का मालिक हैं, तो अब अपने इक्ता में ही, अपने लैंड में ही वो शांति क्या करेंगे? शांत रखेंगे वहाँ, उसके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करेंगे। क्लियर है? फॉर मिलिट्री सर्विस एंड द कलेक्टेड रेवेन्यू। और किस चीज़ का हक मिला इनको? रेवेन्यू कलेक्शंस का। किस चीज़ का? रेवेन्यू कलेक्शंस का। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। रेवेन्यू कलेक्शन, इसका मतलब क्या है? आप अपने मिलिट्री कमांडर को रेवेन्यू कलेक्शंस का राइट दे रहे हैं। इसका मतलब क्लियर है कि आप पूरे स्टेट का पावर दे रहे हैं, राइट? रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब ये है कि स्टेट इनडायरेक्ट वे में आप कमांडर को दे रहे हैं। आज के तारीख में भी या आज के डेट में अगर रेवेन्यू कलेक्शंस का पावर किसी को मिलता है, तो स्टेट आपके हाथ में आ ही जाएगा, राइट? अब देखिएगा, जब आप इसे रेवेन्यू कलेक्शन का पावर दे दिए हैं, इसका मतलब स्टेट का पावर दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं? मिलिट्री कमांडर को। तो क्या सुल्तान इतना बेवकूफ़ था, या दिल्ली सल्तनत के लोग इतना बेवकूफ़ थे? क्या खिलजी इतना बेवकूफ़ था? क्या तुगलक इतना बेवकूफ़ था कि रेवेन्यू कलेक्शंस अपने मिलिट्री कमांडर को दे रहा है? स्टेट, इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में स्टेट का पावर। तो क्या ये सही था? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं था। और सुल्तान तुगलक खिलजी ये सही तरीके से जान रहे थे कि अगर मैंने रेवेन्यू कलेक्शंस की पावर दे दी, तो ये क्या करेगा ना, मिलिट्री कमांडर एक टाइम के बाद ना खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर लेगा, राइट? क्या करेगा? बहुत ज़्यादा क्या करेगा? पावरफुल कर लेगा, और अपने आप को क्या करेगा ना, इंडिपेंडेंट कर लेगा, राइट? और मेरे कंट्रोल में ये रहेगा ही नहीं। आ रहा बात समझ में? ये खिलजी और तुगलक अच्छी तरीके से जानते थे। तो आगे क्या हुआ अब देखिएगा कि आखिर खिलजी और तुगलक ने क्या किया फिर। ठीक है, देखिए, एक मिनट, कहाँ चला गया? ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, रेवेन्यू कलेक्शंस का पावर दे दिया। ठीक है, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब समझ में आया। द सर्व एज द सैलरी। अब जो रेवेन्यू कलेक्शन आएगा इक्ता के पास या इक्ताज के पास या मिलिट्री कमांडर के पास, राइट, वो उसी रेवेन्यू से अपने सोल्जर्स को क्या देंगे? सैलरीज भी देंगे। ठीक, राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे चलिए, देखिए अगला टॉपिक है कंट्रोलिंग द मुक्तिज द स्टेट ओवरसाइट स्ट्रिक्ट कंडीशन। मैंने क्या कहा? आप मुक्तिज को या इक्ता को आप क्या दे रहे हैं? रेवेन्यू कलेक्शंस का पावर दे रहे हैं। तो मैंने ये भी पूछा ना कि क्या खिलजी और तुगलक इतना बेवकूफ़ थे क्या कि रेवेन्यू कलेक्शन का पावर दे देंगे और उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि एक समय के बाद ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि हमारे कंट्रोल में रहेंगे ही नहीं। बिल्कुल समझ था, और समझदार थे खिलजी और तुगलक, राइट? खास करके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को समझ में आ गया था। तो उसने क्या किया, उन दोनों ने क्या किया कि इसे नॉन हेरिटेबल
ऑफिस कह दिया, क्या कहा? नॉन इनहेरिटेबल ऑफिस। अब इस नॉन इनहेरिटेबल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो मिलिट्री कमांडर को मैंने क्या दिया है, रेवेन्यू कलेक्शंस की राइट दी है, वो हेरिटेबल नहीं होगा। हेरिटेबल का मतलब कि इसके बाद उसका बेटा वो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर पाएगा। सही है ना? कि अगर आप हेरिटेबल इस चीज़ को बना दीजिएगा, राइट, तो आप मिलिट्री कमांडर हैं। अब उसके बाद आप जब ड्यूटी से हटिएगा या आपका डेथ होगा तो आपका सन पावर में आ जाएगा और ये कलेक्शंस का राइट ले लेगा। तो ये कहीं न कहीं तो गलत है ना। उसके बाद क्या होगा ना कि आप अपने आप को क्या करिएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल कर लीजिएगा। आ रहा है बात समझ में? तो इस चीज़ को क्या कर दिया खिलजी और तुगलक ने, इनहेरिटेबल कर दिया, राइट? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए वही लिखा है, कंट्रोल ओवर मुक्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल। दिस प्रिवेंट द कंसोलिडेशंस ऑफ द रीजनल पावर एंड श्योर देयर द लॉयल्टी ऑफ द सुल्तान्स। आ गया बात समझ में कि क्यों इनहेरिटेबल किया गया? क्योंकि इनके पावर को सब्सिड्यूस कर दिया, इनके पावर को क्या किया है, डिक्रीज करने की कोशिश की गई। कि मतलब आप अगर हेरिटेबल आप रहिएगा तो आपके बाद आपका बेटा, उसके बाद वो मरेगा तो उसका बेटा, तो हेरिटेबल हो जाएगा और अपने आप को एक समय के बाद बहुत पावरफुल कर लीजिएगा। इसलिए इसे इनहेरिटेबल नॉन इनहेरिटेबल कर दिया गया, राइट? पहला समझ में आ गया। दूसरा, शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स। अब देखिए रेवेन्यू का तो कलेक्शन का राइट आप दे दिए हैं, तो अगर आप किसी को ज़्यादा टाइम के लिए दे दीजिएगा तो क्या होगा ना, वो भी डर रहता है कि वो अपने आप को पावरफुल कर ही लेगा, राइट, एक टाइम के बाद। आ रहा है समझ में? तो खिलजी और तुगलक ने क्या किया ना कि इसे क्या किया, शॉर्ट पीरियड्स के लिए कर दिया, शॉर्ट टर्म के लिए कर दिया कि आपको रेवेन्यू कलेक्शंस या किसी भी राइट आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं दिया जाएगा। तो वही कहा है शॉर्ट टर्म असाइनमेंट। देखिए, मुक्तिज वर असाइन द इख्ताज फॉर ए शॉर्ट periods before shifted further the preventing them for the establishing deep roots and independent power basis in the particular region। वही कहा गया ना कि आपका जो भी राइट आपको दिया गया है खिलजी से तुगलक के टाइम पर, तो मुक्तिज को या इक्ताज को, तो आपका जो राइट है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए, फिर आप दूसरे जगह चल जाइएगा। होता क्या है कि अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हैं ना, एक ही प्लेस पे रह रहे हैं और उसी प्लेस पे आप क्या कर रहे हैं ना, रेवेन्यू कलेक्शंस कर रहे हैं, तो आप क्या करिएगा ना, आपको लॉन्ग टाइम अगर रखा जाएगा ना तो यहाँ का आप यहाँ पर क्या होइएगा ना, धीरे धीरे अपने आप को सोचिएगा कि पावरफुल कर लें। आ रहा है बात समझ में? इसलिए खिलजी और तुगलक को डर था, इसलिए इसे क्या किया गया, तुम शॉर्ट टर्म के लिए रहो फिर दूसरे जगह जाओ। क्लियर है? जगह बदलते रहिए तो आप अपने आप को उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं कर पाइएगा। देखिए कितना चालाक थे। ठीक, अब देखो देखो क्या लिखा हुआ है तीसरा, रिगरस इन्फोर्समेंट। देखियो, द हार्श कंडीशन ऑफ द सर्विस वर रिगुलसली इम्पोज द पार्टिकुलर ड्यूरिंग द पावरफुल रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने क्या कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ये बहुत ज़्यादा क्या थे, हार्श कंडीशंस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कंट्रोल कर दिया था इन लोगों पर। आ रही बात समझ में? चौथा देखिए, स्टेट अकाउंटेंट्स। Accountants were the appointed by the state to meticulous check amount of the revenue collected by the मुक्तिज। अब देखिए मुक्तिज के द्वारा जो रेवेन्यू का कलेक्शन हो रहा था, अब इसको चेक एंड बैलेंस का भी तो कोई काम करेगा ना, तो उसके लिए क्या किया गया ना कि खिलजी और तुगलक ने अपॉइंट कर लिया अकाउंटेंट को। आ रहा है बात समझ में कि इस रेवेन्यू जो कलेक्शन मुक्तिज या इक्ताज के द्वारा हो रहा है उसको चेक करिए कि कितना हो रहा है कि सही नहीं हो रहा है, इस सब के बारे में इनका केयर करिए। ठीक है? द प्रिस्क्राइब्ड टैक्सेस एंड मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द सोल्जर्स। मतलब जितना ज़्यादा टैक्सेस लेने के लिए कहा गया है उतना ही ले रहा है कि नहीं, उसका भी ख्याल रखिए, उसको भी चेक करिए। कौन चेक कर रहा है? अकाउंटेंट चेक कर रहा है। किसने रखा था? खिलजी और तुगलक के टाइम पे रखा गया था। किस लिए रखा गया था? कि मुक्तिज पे चेक एंड बैलेंस करने के लिए, जो रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं उसको चेक करिए सही ढंग से, और साथ ही साथ जितना टैक्सेस कहा गया है कलेक्ट करने के लिए, आप उतना ही कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, कि उससे ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, उन सभी का ख्याल रखने के लिए, देखने के लिए। राइट? इतना क्लियर है? आगे बढ़िए। अब क्या कहा गया है, देखिए, सेंट्रलाइजिंग लैंड रेवेन्यू द सुल्तान्स अथॉरिटी। राइट? सेंट्रलाइजिंग द लैंड रेवेन्यू का मतलब क्या है, थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करिएगा। पहला है सबड्यूसिंग लोकल चिफ्टियंस एज द दिल्ली सल्तनत एक्सपेंडेड देयर कंट्रोल इनटू द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज। अब हमको ये बताइएगा कि हिंटरलैंड क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमको बताइएगा कमेंट में। ठीक है? देखिए होता क्या है कि बाहरी जो सिटी होता है बाहर का, उस पर तो कंट्रोल दिल्ली सुल्तान्स ने कर लिया, ठीक है, लेकिन कंट्रोल कर भी इनके कंट्रोल में नहीं था, इनका मतलब यही है। ठीक है? दे असर्टेड देयर अथॉरिटी ओवर द पावरफुल लैंडेड चिफ्ट्स नोन एज समांता एरिस्टोक्रेट्स एंड द रिच लैंडलॉर्ड्स। राइट? आ रहा है बात समझ में कि आपने तो हिंटरलैंड पे कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया, लेकिन आप बाहरी क्षेत्र पर कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो आपका कंट्रोल करने के बाद भी ये आपके हाथ में पूरी तरीके से नहीं है। राइट? पहला चीज़, स्टेट कंट्रोल ओवर रेवेन्यू।
अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट बाउट द असेसमेंट कलेक्शंस ऑफ द लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि जो लैंड रेवेन्यू का जो लैंड रेवेन्यू था, जो लोकल चीफ लोग कलेक्ट करते थे, उसे अपने कंट्रोल में डायरेक्ट ले लिया, राइट। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म एम टू द इंक्रीज द स्टेट इनकम। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा ध्यान से। लैंड रेवेन्यू, राइट, लैंड रेवेन्यू कौन कलेक्ट सबसे पहले कर रहा होगा? लोकल चिफ्टियंस कर रहे होंगे, राइट। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम लोग नहीं करोगे, अब लैंड रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? हम करेंगे और डायरेक्ट करेंगे, राइट। उससे क्या होगा ना कि जो स्टेट का इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगा। हो सकता है कि लोकल चिफ्टियंस जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करते हों वो खुद रख लेते हों, अधिकतर लोग कुछ देते हों, कुछ रख लेते हों, तो उससे क्या हो रहा था ना कि स्टेट का जो इनकम है वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रेवेन्यू को डायरेक्टली अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, राइट, तो उससे क्या हुआ ना कि इंक्रीज कर गया, स्टेट का इनकम क्या हुआ, इंक्रीज करने लगा। और यही अलाउद्दीन खिलजी चाह भी रहा था। एंड रिड्यूस द पावर ऑफ द लोकल इंटरमीडिएटरीज, और लोकल चिफ्टियंस का या लोकल जो वहाँ रेवेन्यू लोकल लोग थे वो कलेक्ट कर रहे थे ना, उसके पावर को क्या करना, रिड्यूस कर देना। आ रहा है बात समझ में? क्या करना, रिड्यूस कर देना। तो इसका मतलब यही है, स्टेट कंट्रोल ओवर रेवेन्यू। तीसरा देखिएगा, एबॉलिशिंग लोकल टैक्स राइट, द ट्रेडिशनली राइट ऑफ द लोकल चिफ्टियंस टू लिविट टैक्स वेयर कैंसिल्ड। मैंने क्या कहा कि लोकल चिफ्टियंस जो टैक्स को कलेक्ट कर रहे थे उसके राइट को खत्म कर दिया कि अब तुम लोग नहीं लोगे। दे वर नाउ आल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस टू द सल्तनत, रिवाइजिंग द प्रीवियस प्रिविलेज पोजीशंस। अब क्या कहा ना कि तुम्हारे हम राइट को तो खत्म कर ही रहे हैं, टैक्स के राइट के साथ ही साथ ना तुम एक काम करो ना, अब सल्तनत को ना टैक्स भी भरो। तो एबॉलिश कर दिया ना लोकल लोगों को जो राइट था टैक्सेस का उसको। तो इसका मतलब यही है। आगे देखिए, डिटेल लैंड मेजरमेंट, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि लैंड मेजरमेंट, जी हाँ, किसके टाइम पर? सुल्तान्स के टाइम पर। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशन diligently measured the land and maintain carefully account to ensure accurate assessment and collection of revenue। लैंड का मेजरमेंट सही ढंग से करवाने लगा, साथ ही साथ रेवेन्यू का कलेक्शन करवाने लगा, राइट। और जो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या किया ना कि लोकल चिफ्टियंस को क्या किया है कि टैक्स कलेक्ट करने का राइट खत्म कर दिया। अब कुछ जो ओल्ड चिफ्टियंस होंगे ना वो कहेंगे भाई ये कहीं हम पर भी शिकंजा ना कस दे, राइट। तो वो क्या करेंगे ना कि जाएंगे सुल्तान्स के पास, कहेंगे कि हम आपके अंडर में काम करना चाहते हैं, राइट। उनके पास कोई चारा नहीं बच गया, तो अब क्या करेंगे ना ओल्ड चिफ्टियंस और लैंडलॉर्ड्स क्या करेंगे, सल्तनत में अब काम करेंगे और ये रेवेन्यू कलेक्टर का काम करना चालू कर देंगे। तो चारों का मतलब समझ में आया कि सेंट्रलाइज लैंड रेवेन्यू एंड सुल्तान्स अथॉरिटी का मतलब क्या है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है किसी भी हाल में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए और क्या हुआ। द टैक्सेशन इन द सल्तनत 3 कीज कैटेगरी। पहला हमारे पास खरज है, दूसरा है टैक्स ऑन कैटल एंड थर्ड है टैक्स ऑन हाउस। खरज का मतलब क्या होता है? खरज कौन सा टैक्स होता है? कल्टीवेशंस टैक्स होते हैं। क्या होते हैं? कल्टीवेशंस टैक्स। जो पीजेंट्स जो होते थे, जो फार्मर्स होते थे जो प्रोड्यूस करते थे क्रॉप्स को, तो उस पे क्या किया जाता था? टैक्स लगाता था। खिलजी के टाइम पर और तुगलक के टाइम पर क्या लगता, सल्तनत के टाइम पे क्या लगता था? टैक्स लगता था। आ रहा है बात समझ में? तो वही तो कौन सा टैक्स पूछा जाता है कि कौन सा टैक्स उस टाइम पे लगता था, उसका नाम क्या है? खरज। तो ये कौन सा टैक्स है? कल्टीवेशन टैक्स है। पीजेंट्स या फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते थे उस पर लगाया जाता था। देखिए पढ़िए, दिस वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टैक्स लेविड ऑन एग्रीकल्चर कल्टिवेशंस। क्या एग्रीकल्चर जो कल्टिवेट कर रहे हैं फार्मर्स या पीजेंट, उस पर कितना लगता था? इट अमाउंटेड टू सब्सटेंसली पोर्शन ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस। जो पीजेंट या फार्मर जो क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे थे उस पर टिपिकली अराउंड 50% टैक्स लगाया जाता था। मतलब आप जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, जो पीजेंट प्रोड्यूस कर रहा है क्रॉप को, उसका 50% लगता था, राइट। आगे आवाज समझ में? खर्च क्या है? कल्टीवेशन टैक्स है। जो पीजेंट और फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे उसका 50%, राइट। अब देखिए सल्तनत के टाइम पर कैटल पर भी टैक्स इंपोज होता था और तीसरा हाउस पर भी टैक्स इंपोज होता था। तो ये तीनों टैक्स को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए लिमिट्स ऑफ कंट्रोल, अनटेम्ड टेरिटरीज एंड ब्रीफ अथॉरिटी। मैंने क्या बोला कि पहला चीज़ तो आप अपने एरिया को इतना एक्सपैंड कर चुके हैं, इतना वास्ट कर चुके हैं कि आपको कंट्रोल करने में क्या होगा, दिक्कत आने वाली है। वही हुआ इनके साथ। अनकंट्रोल हिंटरलैंड्स, जो बाहरी इलाका है, जो बाहर का सिटी है, उस पर तो कंट्रोल आपने कर लिया है, लेकिन आपको उसको चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है, राइट। वही लिखा हुआ है, डिस्पाइट द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट द पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिमेंड आउटसाइड द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तानत। आपने कंट्रोल कर लिया है लेकिन फिर भी आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो बाहरी क्षेत्र हो गया ना, राइट। द जोग्राफिकल रियलिटी प्रेजेंट द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू द डोमिनेंस। अब देखिए जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी क्या था, आप पहाड़ पर आप चढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर
नदी के बीचों बीच में फोर्टिफिकेशंस कर कर तो आप वहाँ तक जा नहीं पा रहे हैं, राइट? तो हिंटरलैंड भी कहाँ बाहरी आउटसाइडर एरिया था या सिटी था, तो आपका वहाँ पर तो आपने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन पूरी तरीके से आपके हाथ में नहीं है अब भी, इसका मतलब वही है, राइट? अब देखिए डिस्टेंस प्रोविंसेस एंड इंडिपेंडेंसी, इट वाज द पार्टिकुलरली डिफिकल्ट टू कंट्रोल द डिस्टेंस प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। अब बंगाल से दिल्ली तक आप इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर चुके हैं कि आप उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, फॉरेस्टेड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, even with the Gangetic Plain, there was a vast forested area that the Sultanate force found almost impossible to penetrate। कह रहा है कि गंगा प्लेन है, क्या है? गंगा प्लेन है, और ये गंगेटिक प्लेन जो है ना, ये पूरा जंगली इलाका है, फॉरेस्टेड एरिया है। कैसा है? फॉरेस्टेड एरिया है, जंगली इलाका है। यहाँ पर भी दिल्ली सल्तनत के फोर्स या सोल्जर पहुँच नहीं पा रहा था। ये भी एक चैलेंजेस के रूप में इनके देखा जा रहा था। पहला बात तो हिंटरलैंड पे आपका अनकंट्रोल था, कंट्रोल सही तरीके से नहीं, कंट्रोल कर लिए थे लेकिन सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। दूसरा चीज़ कि बंगाल से आप दिल्ली तक अपने एरिया को आप फैला चुके हैं, एक्सपेंड कर चुके हैं, आप उसको भी कंट्रोल सही से नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा चीज़ जो गंगेटिक प्लेन में क्या था, बहुत फॉरेस्टेड एरिया था, आपका फोर्स या आपका सोल्जर वहाँ पर भी नहीं जा पा रहा है, राइट? तो वहाँ पर लोकल चिफ्टियंस ऑफ ए स्टेबली द मेंटेन देयर रूल्स इन दिस द इम्पेंटेरेबल रीजन। तो वहाँ पर किसका दबदबा था? लोकल चिफ्टियंस का। आगे बात समझ में। अ फ्लीटिंग अथॉरिटी, सम टाइम्स द पावरफुल रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक कुड टेम्पररी फोर्स देयर कंट्रोल इन दिस एरिया। अब इस एरिया में मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी तो दबदबा बनाए थे, लेकिन टेम्पररी। जैसे ही वहाँ से हटते थे, वहाँ पे कंट्रोल किसका हो जाता था? लोकल चीफ का हो जाता था। जो लोकल चीफ होते थे ना, उनका कंट्रोल आ जाता था। तो ये चारों पॉइंट आया समझ में। अब देखिए ये चिफ्टियंस एंड देयर फोर्टिफिकेशंस, इब्न बतूताज अकाउंट्स। इसका मतलब क्या है? इब्न बतूता ने 14 सेंचुरी के आसपास में क्या कहा वो देखिए। द फोर्टिफाइड हिल्स, द इब्न बतूता द रिनॉल्ड द 14 सेंचुरी ट्रेवलर मोरक्को। कहाँ का ट्रेवलर था? मोरक्को का था। कहाँ का पूछा जाता है, कहाँ का ट्रेवलर था इब्न बतूता? मोरक्को का। डिस्क्राइब हाउ चिफ्टियंस वुड समटाइम्स रिटरेट 45 हिल्स मेकिंग देयर इनक्रेडिबल डिफिकल्टी ऑफ द सल्तनत आर्मीज डिसलॉज। ये जो लोकल चीफ होते थे ना, लोकल चिफ्टियंस होते थे, ये क्या करते थे ना कि पहाड़ पर जो फोर्टिफिकेशंस होता है ना, जो किला होता है ना, वहाँ पर रहने चले जाते थे, वहाँ पर रहते थे। किसके डर से? सल्तनत के डर से या सुल्तान के डर से, कि ताकि उनका आर्मी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और स्वाभाविक है कि इनका आर्मी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। फोर्टिफाइड हिल्स का मतलब यही है। आइलैंड्स इन द वाटर, अब मान लो ये रिवर है, रिवर के आसपास में क्या किया है ना, फोर्टिफाइड कर लिए हैं। अरे या आइलैंड है, वहीं पर चल जाते थे रहने के लिए। तो यहाँ तक भी दिल्ली सल्तनत के लोग नहीं पहुँच पाते थे, राइट? दीज फोर्टिफिकेशंस वर नॉट लिमिटेड टू लैंड। सम चिफ्टियंस यूटिलाइज द डेंस थिक ऑफ द रीड ऑफ द फॉर्म नेचुरल आइलैंड इन द वाटर बॉडीज। दीज इनसेसेबल लोकेशंस सर्व एज ए स्ट्रॉन्ग होल्ड अगेंस्ट द सुल्तान्स। वही चीज़, आइलैंड के आसपास में रहने चल जाते थे, रिवर्स के आसपास में रहने चल जाते थे, तो इनको स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता था, राइट, बचने के लिए। यहाँ तक भी उनका सल्तनत के या सुल्तान्स के आर्मी नहीं पहुँच पाते थे। ये देखिए, विलेज विदिन फोर्ट्स, मतलब एक गाँव है, विलेज है, राइट, विलेज है। अब विलेज के अंदर ही क्या करते थे? फोर्ट्स बना लेते थे, किला बना लेते थे। अब जब किला बना लेते थे तो लोग यहीं रहते थे, बहुत सारे लोग यहीं रहते थे, हर लोग, और यहीं काम धंधा करते थे, हर चीज़ यहीं करते थे, राइट। ये गांव से अब निकलते ही नहीं थे, क्योंकि किला बना हुआ है, और किला के अंदर या गांव के अंदर सब कुछ इनको सुविधा मिल रहा है, तो निकलते थे। तो ये क्या थे? यूनिटी थे, जिसकी वजह से भी इनको क्या होता था, जब सल्तनत या सुल्तान्स लोग आते थे, तो क्या करते थे? यूनिटी बना हुआ है, तो इनको डर नहीं लगता था। विदिन दीज नेचुरल फोर्टिफिकेशन चिफ्टियंस वुड एस्टेब्लिश विलेज हाउसिंग देयर पीपल एंड रिसोर्सेज। दिस अलाउड देम टू द विथ स्टैंड द प्लॉन्ग सीज एंड द मेंटेन द ऑटोनॉमी। अपने ऑटोनॉमी को क्या करते थे? मेंटेन करके रखे थे। स्वाभाविक बात है ना कि आप यूनिटी में हैं, तो आप किसी से नहीं डरिएगा, या कोई भी आएगा तो उसका सामना कर लीजिएगा। डिफेंसिव टैक्टिक्स, इब्न बतूता नोटेड दैट द नेचुरल डिफेंस कंबाइंड विद द चिफ्टियंस नॉलेज ऑफ द टेरियन पोज सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द सल्तनत अटेम्प्ट ब्रिंग टू द अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, मतलब डिफेंसिव टैक्टिक्स, इनके पास जोग्राफिकल लोकेशंस का भी आइडिया था, टेरियन का भी आइडिया था इन लोकल चिप्स के पास, इसलिए डिफेंसिव टैक्टिक्स कहा गया। आगे देखिए, अब क्या है ना, इनके पास दिल्ली सल्तनत या खिलजी या तुगलक के पास ना जो मंगोल है ना, इनका भी चैलेंजेज आ रहे थे, राइट। चैलेंजेज आ रहे थे, वो कैसे आ रहे थे वो देखिए। मंगोल इन्वेजन ऑफ ट्रांस ऑक्जियाना, ठीक, मंगोल का इन्वेजन कहाँ हुआ? ट्रांस ऑक्जियाना में हुआ, ठीक है। और ट्रांस ऑक्जियाना में जब मंगोल का इन्वेजन 1219 में हुआ, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में। तो थोड़ा सा जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर आने लगा सब पर, पहला कारण, राइट। दूसरा, ऑन साइट ऑन द दिल्ली सल्तनत सून द फेस द डायरेक्ट ऑन साइड ऑफ द मंगोल अटैक। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ ना कि मंगोल का अटैक कहाँ होने लगा? दिल्ली सल्तनत पे होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ ना कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर तो मंगोल का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया,
ठीक है, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल प्रेशर और प्रेशर बनने लगा इस पर। दूसरी चीज़, मोहम्मद बिन तुगलक के शुरुआती दौर पर भी ना मंगोल का अटैक हुआ, लेकिन ये दोनों ने मंगोल को बहुत अच्छे से टैकल किया, राइट। तो ये भी प्रेशर हो रहा था कि अब मंगोल का भी चैलेंज झेलना पड़ रहा है, मंगोल भी अटैक लगातार कर रहा है, राइट। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर बहुत ज़्यादा हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर शुरुआती में हुआ, तो ये दोनों ने रोक लिया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ ना, एक स्टैंडिंग आर्मी का संगठन हुआ। क्या हुआ? स्टैंडिंग आर्मी बनाना पड़ा कि बहुत ज़्यादा आर्मी को रिक्रूट करना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, किसके लिए? कि मंगोल को हम रोक पाएँ। तो वही लिखा हुआ है, मोबिलाइजिंग द लार्ज आर्मी, द कंटिन्यूअस थ्रेड द फोर्स ऑफ द बोथ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक मोबिलाइज मैसिव स्टैंडिंग आर्मी। तो पूछा जा सकता है कि स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट कहाँ है? तो या कौन से रूलर ने लाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। दिस वाज अनप्रेडिसेंट मिलिट्री अंडरटेकिंग, जिसकी वजह से मंगोल की वजह से स्टैंडिंग आर्मी का निर्माण होना किया, बहुत ज़्यादा आर्मी का, लार्ज आर्मी का। ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, सही बात है ना कि आप बार बार अटैक कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन तो थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगा ही। तो इसे मेंटेन करना, आप स्टैंडिंग आर्मी बना रहे हैं, एक ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, उनका पैसा देना, सैलरीज देना, उनको मेंटेन करना, उनको फूड देना, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेज आपके पास आ जाएगा ना। तो देखिए वही लिखा है, ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजेज, मेंटेनिंग सच ए लार्ज आर्मी पोज ए ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेज। सल्तनत के पास बहुत एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजेज आने लगा। कैसे? देखिए ना, आप उनके लिए खाना, उतना बड़े आर्मी के लिए खाना कहाँ से दीजिएगा? आप हथियार कहाँ से दीजिएगा? और सोल्जर्स को पे कैसे करिएगा? तो बहुत ज़्यादा चैलेंज है ना, खाना भी देना है, हथियार भी देना है और साथ ही साथ उनको सैलरीज भी देना है। तो ये सारे क्या थे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे, जिसकी वजह से चैलेंजेस बहुत देखने को मिला उस टाइम पर। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, राइट। तो यहाँ देख लीजिए।